आप सभी का नमस्कार। मैं अक्षर चौबे सामे गजल कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कार्यक्रम ये चौथे दिवस तरफ बढ़ चला है, जो कि आज चौथा दिवस है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग मालवीय जी के बगिया में अपने छोटे से आवास में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि आज सामे गजल में मेरे सबसे वरीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे सर को मैं बुलाऊंगा कि सर आए अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद अक्षर जी। इसके बाद मैं प्रज्ञा भार्गव को बुलाना चाहूंगा, वो आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मैं कृषिका चौबे को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मैं अनुराधा चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना सीट ग्रहण करें। उसके बाद मैं प्रत्युष जी को भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना सीट ग्रहण करें। जैसा कि हमारे सारे कंटेस्टेंट आ चुके हैं। वो अनुराधा जी कहाँ है? मैं सर से डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे चाचा से अनुरोध करूंगा कि अपना गजल वाचन आ जाने दें, सबको आ जाने दें जी। सभी उपस्थित हो जाएं, उसके बाद कार्यक्रम मुझे आज्ञा दे बैठने आगे बढ़ाया जाएगा। और आप बैठ करके संचालन करेंगे या खड़े खड़े? नहीं, बैठ जाइए। धन्यवाद। इमारत में सराय न अब वो तुम हो पहले से, न अब वो मैं हूं पहले सा। यूं ही बहती हुई नदियां नई रास्ते बदल देती हैं, यूं ही धरती की सीमाएं नए मुल्कों में ढलती हैं। ये ऊंची जो इमारतें हैं यहाँ पहले सराय थी, कई अनजान राहों से मुसाफिर इनमें आते थे। वो अपनी बोलियों में वे वतन नमो सुनाते थे, वो अपनी अपनी पोशाकों में बाजारों में जाते थे। सभी अपनी किताबों में खुदा का नूर पाते थे। मुसाफिर जा चुके हैं लेकिन उनकी बोलियां नहीं, उनके अकीदे, उनकी पोशाकें यहीं की मिट्टियों में, पानियों में अब भी जिंदा है। इसके साथ मैं आज का कार्यक्रम शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं प्रत्युष जी को गजल प्रस्तुत करने माइक के लिए इनको प्रदान किया जाए जी। ये नहीं वो वाला माइक दीजिए। हेलो हेलो हेलो, लीजिए प्रत्युष। शुक्रिया। तो आज मैं आपको बशीर भद्र की एक जानी मानी गजल सुनाऊंगा। कहाँ आंसुओं की यह सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। कहाँ आंसुओं की यह सौगात सु नहीं, कहाँ आंसुओं की यह सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। इस तरह पढ़िए, आंसुओं, आंसुओं नहीं आंसुओं। कहाँ आंसुओं की यह बात होगी, सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। साथ नहीं, फिर साथ बोले, साथ होगी। ये दंत स है, इसकी ध्वनि जो है दांत से निकलती है, ठीक है ना। ऋतु लसानाम दंता री, ठीक है ना। तवर्ग पूरा त थ द ध न और स दंत स, ये इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? दांत से। जिह्वा जो है दांत पे चोट करती है, घर्षण होता है, ठीक है। मेरी आवाज चाची तक पहुंच रही है, अनुराधा चाची तक, तो वो आए और अपना सीट ग्रहण करें। जी आए। आप कंटेस्टेंट को दे दीजिए, ना हो तो माइक आप ले लीजिए, इसलिए कि आपको अनाउंस करना रहेगा, तो यहाँ किसी एक कंटेस्टेंट को दे दीजिए आप ये। जी हाँ, आप माइक ले लीजिए। हम लोग कितने बजे शुरू किए थे, टाइम का भी ख्याल होना चाहिए जी।
कि मैं प्रत्युष जी अपने कार्यक्रम शुरू करूं। जो भी संचालक होंगे वो इसी कुर्सी पर बैठेंगे जिस पे आप बैठे हैं। चलिए प्रत्युष जी को माइक दिया जाए। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं प्रत्युष जी, लेकिन ध्यान रहे कि उच्चारण का बहुत गहरा रिश्ता है, और खासतौर से उर्दू शायरी जो है अपने लफ्ज़ों के लिए जानी जाती है, अपने उच्चारण के लिए जानी जाती है। उर्दू की जो क्या कहेंगे उसको, उसका जो उसकी जो रूह है वो उसके उसी उत्स में बसती है जिसमें उच्चारण का बहुत बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। पढ़िए। बहुत खूब, बहुत खूब। ताली। कहाँ आंसुओं की यह सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, नई बात होगी, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, साथ फिर बोल दिए, साथ होगी। चरागों को आंखों से महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात क्या होगी। बात है। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। इनकी इन पंक्तियों को सुनकर मुझे चंद पंक्तियां याद आ गई। उजाले अपनी यादों को हमेशा साथ रख देना, न जाने किस गली में शाम हो जाए। आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना फर्ज तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते जो उजालों को काला करते हैं। तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते जो उजालों को काला करते हैं, छीनकर चांद को सितारे से जंगलों में उछाला करते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं अब इसके अगली कड़ी में प्रज्ञा चौबे जी को अपना गजल प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करूंगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद अक्षर चौबे। मोहब्बत ना समझ होती है, मोहब्बत ना समझ होती है, समझना जरूरी है। मोहब्बत ना समझ होती है, समझना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। उसूलों पर जहाँ आज आए, उसूलों पर जहाँ आज आए, तो टकराना जरूरी है। बहुत खूब। उसूलों पर जब आज आए, टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जराना जरूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुशबू, नई उम्रों की कुछ मुस्करिया को कौन समझाए, नई उम्मीदों की कुछ मुस्करिया को कौन समझाए। कहाँ से बचा के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत कहाँ से बचना, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में, बहुत बेबाक आंखों में तलब टिक नहीं पाता। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। तेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। मोहब्बत ना समझ होती, समझाना जरूरी है। मोहब्बत ना समझ होती, समझाना जरूरी है। किसी बच्चे की डोर में उलझी एक तितली छोड़ा तो सकती है। बहुत मैं अब चाचा से अनुरोध करूंगा कि वो अपना गजल प्रस्तुत करें और कार्यक्रम को सुचारू रूप से। धन्यवाद अक्षर जी। माइक मुझे भी दे दें एक।
नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम निवेदन स्वीकार किया जाए। इस आभासी मंच के माध्यम से हम सभी जुड़े हैं और आप सभी का स्नेह और प्यार हम सभी पर बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और आप सभी ने हमारे वीडियो जितने भी अब तक आए हैं, आज चौथा दिन है, 3 वीडियो जिसमें कल मैं अनुपस्थित था, कुछ ज्यादा ही व्यस्तताएं हो गई थी जिसके कारण मैं थक गया था और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग को स्नेह और प्यार दे रहे हैं, यह हमारे लिए किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। यूं ही हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आगे भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। और इस क्रम में जैसा कि कार्यक्रम की जो रूपरेखा और प्रक्रिया है उसके तहत किसी न किसी गजलकार की कुछ पंक्तियां हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बारे में जितनी भी जानकारी हो वो आप तक पहुंचाएं। जहां तक सवाल गजलकारों की है या गजल के बारे में जानकारी की है, तो अभी चूंकि यह मेरा भी विषय नहीं रहा है, हालांकि यूं ही जैसे उड़ती हुई कुछ पंक्तियां हम लोग पकड़ लिया करते थे, जैसे दुष्यंत का, गालिब का कुछ शेर, बहादुर शाह जफर का, जिसमें वो कहते हैं कि 2 गज जमीन भी न नसीब हो सका उस बदनसीब को। तो इस तरह की काव्य पंक्तियां जिसमें बशीर बद्र जी का, गोपाल दास नीरज जी का और बहुत सारे ऐसे गजलकार, मेरे प्रिय गजलकारों में अदम गोंडवी रहे हैं। अदम गोंडवी की बहुत सारी, मुनव्वर राणा की भी कई गजलें मुझे पसंद हैं और खासतौर से दुष्यंत का तो कहना ही क्या है। हिंदी में गजल की जिस ख्याली के साथ वे आते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल मैं आपको सुनाता हूँ। तो आज दीवाने मीर को मैंने चुना है आज की इस कड़ी में, और मैं संक्षेप में जो दीवाने मीर शीर्षक की पुस्तक मेरे हाथों में है, इसको वाग्देवी प्रकाशकों ने, वाग्देवी प्रकाशन की ओर से छापा गया है। और मैं समझता हूं कि वाग्देवी प्रकाशन वालों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका प्रकाशन किया है। और सफर में धूप में होगी शीर्षक जो निदा फाजली का गजल संग्रह है, उसका भी प्रकाशन उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से किया और उसमें परिचयात्मक ढांचा भी रहता है और शब्दकोश भी उसमें प्रत्येक गजल के अंत में दिया रहता है, जिससे पाठकों को पढ़ने में समझने में सहूलियत होती है, एक तमीज विकसित होती है कि कैसे गजल को समझना है, उसकी बुनावट को कैसे समझना है, उसकी पूरी रचना और संरचना प्रक्रिया को कैसे समझना है, ये हम समझ पाते हैं और बच्चे भी सीख पाते हैं। और मेरे जैसा पाठक भी सीख रहा है। चूंकि गजल मेरा विषय नहीं है, मैं इस बात का दोहराव कर रहा हूं आप लोग के समक्ष, क्योंकि हम लोग यदा कदा ही पढ़े हैं, बहुत विस्तार से हमने भी अध्ययन नहीं किया है। तो मैं अभी शुरुआती जो दिन है इसमें मैं भी देख करके ही वाचन कर रहा हूं। जैसा कि मीर तकी मीर का जन्म सितंबर 1723 ईस्वी में आगरे में हुआ था और इनके पिता अली मुतक्की जी, जिनका असल नाम मीर मोहम्मद अली था। मीर तकी मीर ने भी, मुझे लगता है कि मीर जो अपने नाम के अंत में लगाया, इन्होंने अपने पिता के नाम का वो जो आरंभिक शब्द है उसको लगा लिया। और इनके पिता सूफियों के बीच जाते थे, बैठते थे और उनकी उन रचनाओं को, उस दर्शन को, सूफी दर्शन को अपने पुत्र को बताते थे। सूफी दर्शन के बारे में जो भी चीजें हैं उसको बताते थे। उसमें जो अनलहर की जो पद्धतियां हैं, या मानो प्रेम भयो वैकुंठी, इश्क मजाजी से जो इश्क हकीकी की यात्रा है वह उनको सिखाते थे और प्रेरणा देते थे मीर अली जी, मीर मोहम्मद अली। और इस क्रम में
आगे वे बहुत दिनों तक अपना समय अपने पुत्र को दे नहीं पाए, और जब मीर तकी मीर जी 11 वर्ष के थे तभी वे काल कवलित हो गए, इन लोगों को छोड़ गए और अपने पुत्र को जो कुछ भी दिया उन्होंने वो गजल और सूफी जीवन पद्धति की कुछ बातें ही दे पाए, बहुत कुछ दिया नहीं था, न तो धन था न कोई बहुत ढंग का घर था। आगे पिता के मृत्यु के बाद ये दिल्ली चले आए मीर तकी मीर जी, जहां शमशाद-उद-दौला का संरक्षण प्राप्त हुआ, जहां वे जो कुछ भी अपने पिता से सीखे थे उन गजलों को प्रस्तुत करके 1 रुपया मासिक वजीफा इनको मिलता था, जिससे इनका गुजारा चलने लगा। लेकिन 30 जनवरी 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उसमें शमशाद-उद-दौला युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और फिर वो वजीफा भी बंद हो गया। इसी कारण इसका इनके ऊपर गहरा आघात लगा और इस कारण इन्होंने कुछ दिनों के लिए गजल की वह यात्रा छोड़ दी, उस पर थोड़ा ठहराव आ गया इनकी जिंदगी में, रुक गए ये। लेकिन इन्हें लगा कि किसी से उन्हें कोई ऐसी सत्ता है जिससे इनको प्रेम हो गया है, जिसे ये अपने मन में कल्पना लोक में उसको सुंदरी के रूप में संबोधित किया है। और वहां दिल्ली में ही रहते हुए इनका संपर्क इनके सौतेले मामा खान आरजू से होता है, जिन्होंने इनको कुछ तालीम दी, कुछ जानकारियां बताई और शिक्षा की जो उस समय की परंपरागत पद्धति थी उससे भी परिचय कराया। आगे चल करके 1747 या संभवतः 48 में इनका विवाह हुआ और इस क्रम में इनकी कई सारी रचनाएं आई और कहा गया है, ऐसा लिखा है इस पुस्तक में कि मीरा के 6 दीवान हैं। मीरा समग्र कुल्लियात का पहला प्रकाशन मीर की मृत्यु के 1 साल बाद 1811 ईस्वी में हुआ था। मीर को सभी समकालीन और बाद के शायरों ने सम्मान से याद किया है। वे उर्दू के पहले बड़े शायर होने के साथ साथ भारतीय भाषाओं का उर्दू में समावेश करने वाले भी पहले कवि हुए हैं। इस नाते भी मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि मुझे पहले आप सभी ने इसको सुना भी होगा और मुझे बेहद पसंद है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने जाने गुल ही जाने बाग तो सारा जाने है, लगने न दे बस हो तो उसके गौहर गोश के बाले तक, उसको फलक चश्मों महफूर की पुतली का तारा जाने है, आशिक सा। तो अगर इसको शासी जैसा कि उपमा अलंकार के लिए हिंदी में रखा जाता है, आशिक सा तो सदा कोई और न होगा दुनिया में, जी के जिया को इश्क में उसके अपना वारा जाने है, चारा गरी बीमारी दिल की रस्म
शहूर हुस्न नहीं, वरना दिल बड़े नादां भी इस दर्द का चारा जाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। मेरे वफा लुत्फ़ो इनायत एक सिवाकिफ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंजो किनाया रंजो इशारा जाने हैं। क्या क्या फितने सर पर उसके लाता है माशूक अपना, जिस बेदिल बेताब हवा को इश्क का मारा जाने है। पेश है और की गजल। जुनून आप समेत मजबूर है, जवानी दीवानी है मशहूर है। कहो चश्मे खुमार को चश्म तुम, खुदा जाने कब का ये नासूर है। गदा शाह दोनों है दिल बाख्ता, अजब इश्कबाजी का दस्तूर है। हम अब नात वाले को मरना है सिर्फ, नहीं वो की जिना भी मंजूर है। हुआ हार बंदे का वो कुछ खराब, खुदाई अभी उसकी मामूर है। गया शायद उस शमरू का ख्याल, शमरू का मतलब दीपक होता है, खुदाई गया शायद उस शमरू का ख्याल कि अब मीर के मुंह पे कुछ नूर है। एक और गजल है, पेश करता हूं एक और गजल। इधर से अब्र उठकर जो गया है, हमारी खाक पर भी रो गया है। इधर से अब्र उठकर जो गया है, हमारी खाक पर भी रो गया। अब्र मतलब बादल, मसाइब, मसाइब मतलब विपत्तियां, मसाइब और थे दिल पर दिल का जाना। अजब एक सानिया सा हो गया है, सानिया मतलब दुर्घटना। अजब एक सानिया सा हो गया है। मुकामिल खान ए आफाक, मुकामिल खान ए आफाक का मतलब संसार का जुआ घर, या जो संसार रूपी जुआ घर है। मुकामिल खान ए आफाक वो है कि जो आया है या कुछ हो गया है। कुछ आओ जुल्फ के कूचे में दरपेश, दरपेश मतलब सामने। कुछ आओ जुल्फ के कूचे, कूचे मतलब गली में, दरपेश मिजाज अपना उधर अब तो गया है। सराहने मीर के कोई न बोलो, अभी चुप रोते रोते सो गया है। पेश है एक और गजल। जिन जिनको था इश्क का आजार मर गए, अक्सर हमारे साथ के बीमार मर गए। होदा नहीं है उस लबे नो खत पे कोई सब्ज, ईसाओ खिज़्र क्या सभी अखबार मर गए। यूं कान कान गुल्ले में गाना चमन में आह, सरको पटक के हम फंसे दीवार मर गए। सरकार और वफा है कोई पूछता नहीं, सरकार और वफा है कोई पूछता नहीं। गोया मताए दिल खरीदार मर गए। मजनून दश्त में है फरहाद में था जिनसे लुत्फ़ जिंदगी। लुत्फ़ जिंदगी का मतलब होता है जिनसे जिंदगी का लगाव है, जिनसे मतलब है। था जिनसे जो लुत्फ़ जिंदगी वो यार मर गए। खबरान में इश्क में इस सहल जिस्म में, पर जब बस चलाना कुछ तो मेरे यार मर गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे बुलाया और मुझे समय दिया, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंदन मुझे गजल चंद पंक्तियां आपको धन्यवाद दूंगा।
खामोश लबें झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। अब मैं अगली कड़ी में अपने चाची डॉक्टर अनुराधा चौधरी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना गजल प्रस्तुत करें। जी। मैं आज फैज मोहम्मद फैज की एक शायरी पढ़ी हूँ। फैज मोहम्मद फैज का एक बहुत अच्छा बड़ा नाम है उर्दू शायरी में, और उनके शायरी को जब पढ़ते तो हमें ऐसा एहसास होता है कि उनके शायरी में काफ़ी कुछ वर्षों नहीं बल्कि सदियों की साहित्यिक पूंजी लगी हुई है। और अभी जो मैं एक शायरी उनकी पढ़ रही हूँ वो जो थीम ऑफ लव है उस पर है, प्रेम पर है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। अब मैं इसे पढ़ती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरकशा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों का सवाल। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, तुमको मिल जाए तो तकदीर यूं हो जाए। क्या बात है। था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिलसी, रेशमो अत लसो कमखाब के बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए पूछा ओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। क्या बात है, बहुत इरशाद इरशाद इरशाद। अब जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मैं जब इंग्लिश लिटरेचर में इसके फिर जब पैरलिज्म में जाती हूँ तो मुझे विलियम शेक्सपियर के सोनेट का याद आ जा रहा है। और करीब 154 सोनेट्स वो लिखे हैं। सोनेट्स मतलब ऐसा कोई भी कविता जिसमें 14 लाइन्स होती है। और इसको जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे उनका पर्टिकुलरली, ऐसे तो बहुत सारे सोनेट्स जो भी थीम ऑफ लव पे लिखे हैं, जो वो लेडी लव डार्क लेडी को एड्रेस करे, उसमें से एक सोनेट जो है वो है सोनेट नंबर 116। उसमें जो है वो भी थीम ऑफ लव है और शेक्सपियर का फिलॉसफी ऑफ लव उस पोएम में है, जहाँ पे वो डार्क लेडी को मतलब अपनी जो बिलवेड है उसको वो एनोनिमसली मतलब गुमनाम मतलब बिना उनका नाम और आइडेंटिटी पहचान बताए हुए उसको डार्क लेडी के तरीके से अपने कविता के माध्यम से एड्रेस करते हैं। उसके ब्यूटी को ग्लोरीफाई करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, मतलब उसका उनके अपनी जो प्रियतमा है जो बिलवेड है उनकी जो ब्यूटी है उनको वो डिस्क्राइब करते हैं अपने सोनेट के माध्यम से, और इन अ वे अपने पोएम के माध्यम से वो इमॉर्टलाइज करते हैं, मतलब अमर बनाते हैं अपनी लेडी लव के ब्यूटी को। तो उसमें वो कुछ इमेजेस का इस्तेमाल किए हैं जहाँ पे वो अपनी बिलवर्ड के लिप्स को कंपेयर किए हैं कोरल्स से, कि जो ओशन में जो कोरल्स होते हैं वो भी इतने रेड नहीं होंगे जितने उनके लेडी लव के जो लिप्स है वो रेड है। और वो लेडी लव के चिक्स को वो कंपेयर करते हैं रोजेस से, और उनके जो हेयर है वो ब्लैक वायर से कंपेयर करते हैं। अब इस दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है जो मैं पढ़ती हूँ तो इसे देखने को मिलता है। वहाँ पे सोनेट में शेक्सपियर क्या करते हैं कि पहला 3 स्टैंजा में अपने बिलवेड की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, जिसको हम इंग्लिश में हाइपरबोल या एक्सैजरेशन कहते हैं, वो एक डिवाइस होता है पोएटिक डिवाइस, उसका सहारा लेते हुए बहुत बढ़ा चढ़ा के अतिशोक्ति की तरह बहुत ज़्यादा वर्णन करते हैं उनके ब्यूटी का।
फिर जब लास्ट 2 लाइन्स में आता है तो अचानक से जो उनकी लव की फिलॉसफी है वो उन दोनों लाइन्स में जो कपलेट कहलाता है, कंक्लूडिंग कपलेट, उसमें वो बताते हैं कि जो ब्यूटी है वो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब जो सुंदरता है वो कुछ ही दिन रह जाने वाला है, और जैसे जैसे समय बीतेगा ये सुंदरता जो है फेड कर जाएगा, मतलब विद एजिंग, उम्र बढ़ते आयु बढ़ते जो है ये सुंदरता लेडी लव का जो है मिट जाएगा, और उसके बाद कोई जानेगा भी नहीं कि इतनी वो ब्यूटी है। तो ये जो ब्यूटी है इसमें प्राइड लेना बंद करे उनकी जो लेडी लव है, और क्योंकि ये जो ब्यूटी है वो परमानेंट नहीं है, जिस तरह से बॉडी डिके डिकम्पोज और डेथ की तरह जाएगा उसी तरह से उसकी ब्यूटी भी विद एजिंग चली जाएगी। अब इसको जब मैं पढ़ती हूँ तो इसमें भी कुछ कुछ मुझे यहाँ पे उसी तरह की इमेजरी देखने को मिलता है। अच्छा, एक और मैं पोएम को यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, जब मैं शायरी को पढ़ रही हूँ तो मैं मेरे माइंड में एक पोएम जो है इससे सिमिलरली मुझे लग रहा है, एक एंड्रू मार्वेल की टू हिज पोएम मिस्ट्रेस, उसमें भी जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएम है, और उसमें बहुत सारी मेटाफिजिकल इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जैसे ब्यूटी जो है वो एक बहुत अच्छी एक लव है, ब्यूटी है, ये सब चीज़ सभी को पसंद आता है, लेकिन जो इमेजरी है वो इतना गौरी, मतलब टेरिबल, डेडली, डरावना, हॉरिबल, वैसा वो इमेजरी का सहारा लेते हैं अपने पोयम में ब्यूटी के आइडिया या लव के आइडिया को कन्वे करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे लिखते हैं वो कि साज लिखते हैं, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, तो खून में नहलाए हुए, ऐसे तो ये लव का पोएम है, अब खून का इमेजेस इस्तेमाल हो रहा है लव के पोएम में, तो ये ऐसा कुछ है जो हमारे मस्तिष्क को अचानक से, हमारे मन को सोचने को विचार कर देते हैं कि इतनी अच्छी पोएम है, लव पे होनी चाहिए, कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अचानक एक डेडली इमेजेस दिखता है जहाँ पे वो खून का इस्तेमाल करते हैं, खून में नहलाए हुए, जिस्म का वो जिक्र करते हैं, जो खाक में लिटड़े हुए, खून में नहलाए हुए। तो ये बहुत जो है टेरिबल डेडली इमेज है, जो कि मुझे मेटाफिजिकल कंसीट की तरह लग रहा है, जो कि एंड्रू मार्वेल काफ़ी इस्तेमाल करते थे अपने पोएम में। एक और जो है जहाँ पे वो जिक्र करते हैं, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, मुझे पहली सी महबूब मोहब्बत मेरी महबूब रहा। तो ये सब में जो है कहीं ना कहीं जो थीम है, पैसेज ऑफ टाइम की, समय कम है, समय निकल रहा है, और जो है थीम ऑफ मोर्टालिटी, थीम ऑफ डेथ, डिके, थीम ऑफ ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी, वो सब कन्वे हो रहा है कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और सब चीज़ एक ना एक दिन जो है वो खत्म हो जाता है। तो मैं बस यही जो चीज़ बहुत सुंदर। आज जाने की जिद ना करो और आहिस्ता कीजिए बातें, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, बात निकलेगी तो फिर दूर तक चल जाएगी। दूर तलक जाएगा। बहुत इसलिए अगली कड़ी में मैं ऋषिका चौबे को बोलूंगा कि वो अपना गजल प्रस्तुत करें। आइए धन्यवाद आइए। अक्षर। मैं आज फिर से बसीर बद्र की ताजा नज़्मों में से कुछ नज़्में आपको सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। आपने यह जरूर नोटिस किया होगा, मतलब देखा होगा कि मैं 2 दिनों से लगातार बसीर बद्र की ही गजल आपको सुना रही हूँ। इसका भी एक कारण है, क्योंकि मैं इनको पढ़ी हूँ, तो मुझे इनकी जितनी गजल मैंने अपने पढ़ा है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप गजल पढ़े एक बार बसीर बद्र को जरूर पढ़ें, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए उनकी कुछ गजलें सुनते हैं। स्वागत है। बहुत खूब स्वागत। बहुत खूब स्वागत है। चल चल के रुके, रुक रुक के चले, चल चल के रुके, रुक रुक के चले, जो दिल ने कहा वो हमने किया, सबकी मानी पर शाम ढले, जो दिल ने कहा वो हमने किया, फल फूल रखे कदमों पर जो, फल फूल रखे कदमों पे जो सूरज के घर जाते हैं, ये बात कभी उतरी न गले, जो दिल ने कहा वो हमने किया। मौसम की देन मजहब को हमने अपना मजहब माना जाना, फूलों के बदल
पलकों से मिले जो दिल ने कहा वो हमने किया। रोशन रोशन साखों पे लिखे, रोशन रोशन साखों पे लिखे, जब शाम ढली ताकों में जले, मोती चले पलकों के तले जो दिल ने कहा वो हमने किया। मटकी माखन खाकर छन छन रिमझिम रिमझिम बरसे सावन, सुंदर सुंदर गोदों में ले जो दिल ने कहा वो हमने किया। इसके साथ मैं एक और उनकी गजल सुनाना चाहूंगी आपको। स्वागत है, बहुत सुंदर स्वागत है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। जमीन का आसमां कोई नहीं है, जमीन का आसमां कोई नहीं है, चले भी आओ फुर्सत हो गई है। घनी पलकों पे आंसू झिलमिलाए, घनी पलकों के आंसू झिलमिलाए, किताबों की किताबत हो गई है। इजाजत हो तो मैं एक झूठ बोलूं, इजाजत हो तो मैं एक झूठ बोलूं, मुझे दुनिया से नफरत हो गई है। खुदा मोहब्बत शौहर बाल बच्चे, गजल दिलदार औरत हो गई है। उसे उर्दू में तुम्हें खत लिखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है। इसमें ऐसा लगता है कि वो अपने मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जहाँ इनको पढ़ा मुझे लग रहा है उन्होंने अपने गजल के बारे में बोला है। जैसे कि इसमें लाइन भी है कि गजल दिलदार औरत हो गई है, ऐसा मुझे लगा कि वो गजल के बारे में ये सब सारी बातें बता रहे हैं। धन्यवाद। जिंदगी यूं बसर तन्हा, काफिला सा और सफर तन्हा, अपने साए से चौक जाते हैं, उम्र गुजरती है इस कदर तन्हा। रात भर बातें करते हैं तारे, रात कटते कोई इधर तन्हा, डूबते वाले पार जा उतरे, नक्श के पार अपने छोड़ कर तन्हा। दिन गुजरता नहीं तो लोगों में रात होती नहीं बसर तन्हा, हमने दरवाजा तो देखा था फिर न जाने इधर तन्हा। वाह वाह, बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं पे विराम दूंगा। और शायर की शायरी भी कमाल की है, शायर की शायरी भी कमाल की है, उसकी आह पर भी उसे वाह वाह मिलती है, उसकी आह पर भी वाह वाह मिलती है। इसी के साथ मैं अनुराधा चाची को अनुरोध करूंगा कि आज का धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम समाप्त करें। धन्यवाद अक्षर, बहुत अच्छे तरीके से तुमने आज कार्यक्रम का संचालन किया है, सबको बखूबी समय दिया है और बहुत ही अच्छा लगा हम सबको यहाँ कार्यक्रम में आज आपके संचालन को देख करके। और सबसे पहले इस कड़ी में मैं धन्यवाद दूंगी मिस प्रज्ञा भार्गव का। बहुत अच्छा उन्होंने शायरी पढ़ा। फिर मैं थैंक यू कन्वे करूंगी बोना को, उन्होंने भी बहुत अच्छा शायरी पढ़ा है, दो बशीर साहब की। फिर प्रत्यूष चौबे, इन्होंने भी बहुत अच्छा शायरी पढ़ा था। फिर इनके चाचा, उन्होंने भी बहुत अच्छे से व्याख्या करके हमें बताया, एक एक शब्दों पे ठहर के हमें बाकायदा शायरी के जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिंटैक्स होता है, उनका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है, जो वर्ड होता है वर्ड बाय वर्ड, वो सब हमें एनालाइज करके, जिसको हम लोग क्लोज रीडिंग कहते हैं टेक्स्ट का, उस तरीके से करके हमें व्याख्या करके बताया। और अक्षर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज कार्यक्रम का संचालन किया है। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।